वेलकम शैलेश जी। तो पहले आप थोड़ा हमारा जो व्यूअर्स है उनको थोड़ा आपका छोटा सा या ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे देंगे, क्योंकि आपके बारे में जितना रिसर्च किया हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन आपके बारे में दूंगा तो मुझे शायद 1 घंटा लग जाएगा। आप देख सकते हैं मैं बुक्स में कितना चीजें लिखा हूँ आपके बारे में। यहाँ आ रहा है? नहीं दिख नहीं रहा, ब्लर हो रहा है, बट मैं बोल सकता हूँ। अच्छा हाँ, आप दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आप बोलेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, मैं डॉक्टर शैलेश एंड मैं अभी अपना पीएचडी खत्म किया। आई डिड माय 2 PhDs, one from Karolinska, it's in PhD in medicine, and then second PhD is from Maastricht University, it's in the field of biochemistry. So basically, अगर मैं simple way में बताऊँ तो मैं एक वैक्सीन डेवलप करना चाहता हूँ to prevent lot of chronic inflammatory diseases, like such as atherosclerosis, chronic kidney disorders, and Alzheimer's, and there are a lot of cancer. सबके लिए like we'll have a one vaccine which will be working for a lot of things. So that was my PhD topic mostly, ओके and and this PhD was funded by Marie Curie, European Union का project था for both of my PhDs, and मुझे स्वीडन में almost 5-6 years हो चुका है almost अभी. I'm ओके working, ओके ओके, yeah. थैंक यू। और उसके ऊपर हम थोड़ा ब्रेक करके उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो हम थोड़ा आपका बचपन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कहाँ से हैं और कहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं? मैं उड़ीसा से हूँ एंड हम्म, मैं born हुआ हूँ, like I was born in Delhi since my हम्म, father worked in Indian Air Force. So ओके I was born in Delhi and started my studies in Mumbai, and then I further went to Bangalore and then completed my 10th and 12th from Chandigarh. ओके And then for my engineering I came to Bhubaneswar KIT, and ओके वहाँ से मैंने BTech and MTech किया. But in the meantime I got another fellowship like from NIH in US. तो ओके bachelor's का project मेरा maximum US में था. I went to US and I worked with a Nobel laureate there. And ओके after I came back, I finished my master's, and then in between I got another fellowship from Government of India, and it's called ओके। Erasmus Mundus Euphrates. तो उसके लिए फिर मैं मास्टर्स के लिए पोर्चुगल आ गया. That's how I did my studies in India and Portugal and US. जैसे आप बैचलर्स मास्टर्स किए तो आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था बायोटेक में, राइट? हाँ, मेरा इंटीग्रेटेड बायोटेक था, बीटेक एमटेक. ओके, तो आप स्पेसिफिकली आप बायोटेक क्यों चूज किए? मेरा मेजर फील्ड था इंजीनियरिंग, एंड मेरे पास लाइक इन 12th आई हैड पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री ओके मैथ्स एंड बायोलॉजी. तो मेरा ओके स्टार्टिंग से यही था कि it should be like a combination of some studies. So biotech was a new emerging field that time. So I had an interest in research. So I was very clear from that, like कि मुझे something I need to do in both biology and in mathematics, जहाँ पे सारे ये चीज़ है combination पे. तो that अच्छा, और was, किट में जो आपका डिग्री था वो डबल डिग्री था, हाँ किट में मेरा डबल, बायोटेक का? हाँ बीटेक एंड एमटेक. सो ओके हाँ, ओके। उसको तो double- उसके बाद आपको जो फेलोशिप मिला था यूएसए के लिए, वो हाँ. आपको कैसे, मतलब आप खुद अप्लाई किए थे ना उसमें, आपका मतलब किट की तरफ से कुछ हुआ था? नहीं नहीं, वो बेसिकली एनआईएच फेलोशिप था वो. तो वो हम्म, मैंने प्रोफेसर ओलिवर स्मिथीज के साथ लिखा था वहाँ पे. सो ओके इट्स यूएस फंडेड प्रोजेक्ट. तो सिंस इज अ नोबेल लॉरिएट एंड आई वर्कड इन द फील्ड ऑफ नैनो पार्टिकल्स फर्स्ट. तो मैं सिल्वर नैनो पार्टिकल पे काम करता था, एंड दे वर वर्किंग विद गोल्ड नैनो पार्टिकल. सो दे तो उसका वांटेड. रिक्वायरमेंट्स क्या था, मतलब हाउ यू गॉट दिस फेलोशिप? हाँ, तो उसका रिक्वायरमेंट था यू नीड टू हैव लाइक गुड पब्लिकेशंस एंड लाइक वेरी मोटिवेटिव रिसर्च कि आप क्यों करना चाहते हो वो रिसर्च. एंड सिंस इट वाज इन द बैचलर्स लेवल, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था उस टाइम पे, क्योंकि बेसिकली बैचलर्स में सबके पास अपना रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता है इतना. बट सिंस आई वाज ओके क्वाइट लकी कि मैं फर्स्ट ईयर से ही अपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में किट में आई वाज एसोसिएटेड विद द लैब. And I started like me and one of my previous PI. We established his lab because he got a DST Inspire Fellow, and उनको अपना lab setup करना था. So I was one of the first student he got, and then I had more experience of doing research in his lab. So उस case में I had a experience of like okay how to work with these particles, and I was like we were in very preliminary stage. So it was way back in 2011 I'm talking ओके about. So ओके from there, I had like acquired knowledge and things. So in 2013, I met Professor Oliver Smithies,
and then we thought of to apply for a grant together. This way I can visit US for my for my bachelor's project. At the same time, I can work on some of my imaging ideas because I did a lot of imaging experiments in India. तो मेरा aim था कि I should find out something with the imaging technique which can be more sensitive than some of the gold staining solutions available till now. Okay, so how you met Professor Ollie? Oliver Smith, yes. So basically, he came for a conference in India, and Okay, I was there at KIT as well at the same time. okay. So like that's how like I tried to interact with him. Then I proposed my idea. He liked the idea. Then, but we were not sure like whether I can go to US and things like that. But for that, we need to had a proper fellowship. So then we Okay. decided to apply for a fellowship with US government, and Mm-hmm. yeah, it took like around 6 months to get the results. Okay. And finally, we got the funding. Then once we get the funding, then I was quite okay to be in US for six इसका months. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज आपको कोई फंडिंग का कुछ जरूरत है तो उसमें जो आप प्रोफेसर आपका जिसके साथ आप प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो उसका अप्रूवल चाहिए, तो उसमें आपको फंडिंग इजी हो जाएगा। हाँ, मतलब देखो, दो तीन तरीका है अगर आपको बाहर जाना है। पहला है कि हम्म। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको वीजा चाहिए, एंड फॉर वीजा हम्म। यू नीड टू हैव फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस। तो ओके। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर वहां से स्पॉन्सरशिप है, देन इट्स वेरी लाइक इट्स क्वाइट इजियर टू गेट हम्म। वीजा, और एल्स वीजा हम्म। डिक्लाइन के चांसेस ज्यादा है। So since it हम्म। was a government funded project, and they were sponsoring me completely, like my flight tickets and everything was sponsored by them. So it was relatively easy to get a visa. So या वहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्यूज मतलब थोड़ा कॉन्फ्यूज मतलब उसको कैसे आप मतलब आप इतनी देर मतलब आप कैसे उसका तरीका आप कैसे जो गवर्नमेंट फिर आपको जो मिला उसका कुछ एप्लीकेशन तरीका होगा, थोड़ा हाँ, उसको आप ब्रेक करेंगे तो हाँ। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते तो हैं। बेसिकली क्या है कि जब आप अप्लाई करते हो तो हम्म। मतलब तीन चार प्रोसेस है। तो अगर आपको एनआईएच स्पेसिफिक फेलोशिप चाहिए, तो आपको और हम्म। आपके सुपरवाइजर को एक ग्रांट लिखना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू राइट अ ग्रांट जिसमें आपको प्रोजेक्ट ओके। प्रपोजल देना पड़ेगा कि ये मेरा काम है, ओके। 6 महीना 1 साल मुझे काम करना है, तो उसके लिए मुझे इतना फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, जिससे मेरा सैलरी कवर होगा, मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस कवर होगा, और मेरा जो भी लिविंग एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाएगा उससे। ओके। तो वैसा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। एंड वंस हम्म। इट टेक्स लाइक 2 to 3 months to इवैल्यूएशन होने के बाद देन यू आर मोर क्लियर अबाउट लाइक ओके व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो पहला ओके। इज लाइक यू नीड टू हैव योर ओन ग्रांट टू ओके। गेट, आइदर सुपरवाइजर सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपना ग्रांट ही चाहिए। अगर सुपरवाइजर के पास पैसा है and they're willing to हम्म। give you in some projects, they can offer you some internship. But since it was an ओके। official thing, so we thought to apply for our own grant. So that is good for my CV as well, कि मेरे पास मेरा खुद का ओके। grant है, where I went to US. तो इस हिसाब से हम लोगों ने उस तरीके से किया. But there are other ways also. Yeah, if your supervisor has money, they can take you for certain months relative to what project you are working on और क्या काम करना है. But हमारे केस में था कि it was my idea कि मुझे क्या काम करना है and how they हम्म। can support me. So that's how we wrote a collaborative project. So and then we applied for the funding इस केस में। ये जो आपका जो प्रोजेक्ट था वो कितने मतलब ड्यूरेशन क्या था, 9 मंथ्स? हाँ, the all together project was for 7 months. ठीक है, तो ओके। पहले हमें 6 months का फंडिंग मिला था and then it got extended. So I stayed for 7 months because मैं उससे ज़्यादा रह नहीं पाऊंगा because I had my degree in India. So that is the maximum time I could skip a semester and go abroad. तो ये So जो प्रोजेक्ट था आपका मतलब क्रेडिट उसमें आपको नहीं मिला है डिग्री में, आपका सेपरेट आप किए हैं मतलब हाँ, उसका कुछ भी आपका एकेडमिकल लेना देना नहीं? नहीं नहीं, बिकॉज इट्स अ सेपरेट प्रोजेक्ट, it was just a research project. तो इसमें मेरा डिग्री के साथ कुछ वो नहीं था। सो मुझे इंडिया वापस आके आई हैड टू कंप्लीट माय सेमेस्टर, लाइक मुझे एग्जाम्स देना पड़ा दोबारा। बट आई हम्म। डिडंट हैड टू टेक क्लासेस, बट मैंने ऑनलाइन क्लासेस था कुछ, आई कुड टेक सम लेक्चर्स एंड देन आई जस्ट गेव माय एग्जाम्स। सो बट वो ओके। सेमेस्टर मेरा स्किप हुआ था इंडिया में। ओके। 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 तो फिर वो जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या आपको फायदा क्या मिला, आपको थोड़ा बेनिफिट्स उस प्रोजेक्ट में कुछ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, बेसिकली वो जैसे। प्रोजेक्ट था टू वर्क विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विच वाज वेरी फैसिनेटिंग दैट टाइम। कि आप एक हम्म। इलेक्ट्रॉन, इट वाज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वेयर आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ दस डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग जीन्स, और ओके। ये माउस मॉडल में कैसे उनका किडनी और हार्ट चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज, हम्म। हाइपरटेंशन की कंडीशन। तो उससे हम्म। काफी लैब एक्सपीरियंस का मतलब आई कुड लर्न लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स वहाँ पे।
एंड वो ओके। बहुत अच्छा था, मतलब आई वुड से इट वाज वेरी फ्रूटफुल कि आई कुड लर्न लॉट ऑफ इमेजिंग टेक्निक्स, एंड प्रोफेसर स्मिथिस ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर जी नॉकआउट, and he developed, वाह। yeah, so that's a biological term where you knock out some certain genes and then you manipulate it and then you get something new. And for उनका first discovery था, he discovered gel electrophoresis. So जो biology field में है, तो everyone must have done this gel electrophoresis. So he ओके। developed the first starch as a medium for gel electrophoresis. तो ये दोनों टेक्निक तो मैंने वहाँ पे मास्टर किया, and then a lot of imaging which I did. So overall, it was a very nice experience, and I still have like a very good contact with them. And we are trying to publish like very high impact papers from that research. It's still underway, but yeah, ओके ओके ओके, इट साउंड्स गुड। yeah. ओके, तो फिर आपका उसके बाद आपका मास्टर कंप्लीट होने के बाद मे भी आप पुर्तगाल गए थे या उसके बीच में गए थे? नहीं, मेरा बैचलर्स के लिए मैं वहाँ पे गया था। I was in US in my during my third, मतलब it was I think seventh semester, which is like 3.5 years के बाद जो जाते हो ना, like in semester I went to US, and eighth semester I did it in India, and ninth and tenth semester like जो मेरे final semesters थे मास्टर्स के, वो मैंने पोर्चुगल में किया। मतलब वो किट की तरफ से था ना, वो पर्सनल अपने कुछ प्रोजेक्ट के लिए? नहीं नहीं, जो मेरा मास्टर्स प्रोग्राम था वो इरास्मस मुंडस यूफ्रेट्स फेलोशिप आता है, इट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओके। बेसिकली क्या होता है, आई थिंक दे हैड 3 cohorts, cohort 1, 2 and 3। मेरा cohort 2 था। तो एवरी ईयर दे सिलेक्ट लाइक अराउंड 20 डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट कैटेगरीज में ओके। होता है। तो उसमें जो मास्टर्स के लिए था, इट वाज 4 स्टूडेंट्स उनको सिलेक्ट करना था ऑल ओवर इंडिया, and ओके and one has to be from north part of India, one has to be from south, east and west, and then ओके उस पे दो, मतलब उसमें जेंडर बैलेंस भी था, 50-50 था। तो 2 लड़के ओके 2 लड़की ऑल ओवर इंडिया फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। तो ओके उसमें ऐसा रूल होता है कि फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विल गेट सिलेक्टेड। तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी 5 स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करते हैं, एंड फ्रॉम ईच स्टेट दे विल बी लाइक अराउंड 500 स्टूडेंट्स ओके approx. And ओके then from all over India, it will be like around 20,000 students who apply for 4 positions. And ओके then उसमें आपको मेरिट लिस्ट पे टॉप में आना है, and then they send the names to Delhi. And Delhi, then you have then वहाँ पे वो scrutinize करते हैं, best 50 students select करते हैं वो out of 20,000, and best 50 students को वो जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, you have given like आपको 3 options मिलते हैं चूज करने के, 3 different universities जिनके साथ इनका टाई अप है। So I choose University of Porto first, then it was Free University Berlin, and then University of Warsaw in Poland. ओके तो ये ओके तीनों choices थे, and my first choice was University of Porto. तो then वो आपका नाम वहाँ पे recommend करते हैं, then you get like into interviews and all other processes. तो every step you get marks. तो at the end क्या होता है, and this is anonymous, so आपके जो final marks है वो यूरोपियन यूनियन के पास जाते हैं, and they make a merit list. So if you're on top of the merit list, then only you get selected. Let's say first and second position अगर 2 लड़के हो गए, तो third fourth हाँ position लड़कियों का ही होगा। Doesn't matter कि आपका स्कोर क्या है, and it's very competitive. तो जैसे मुझे याद है मेरा 93.258 था स्कोर। तो इट्स लाइक, और जो वाह। मेरा सेकंड नंबर पे था 93.255 था। Okay, so it has to be like आपको अपने एरिया में you have to be in top position to get selected into this fellowship. क्योंकि मतलब टॉप कंपटीशन हुआ होगा? हाँ वो बहुत टफ था। तो उसमें जैसे आई वाज फ्रॉम केट, देन अनदर स्टूडेंट वाज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, वन वाज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड अनदर वाज फ्रॉम एनआईटी वारंगल। तो हम 4 सिलेक्ट होके गए थे। वी वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन यूरोप उसके लिए। तो देन या इट वाज कॉल्ड इरास्मस मुंडस यूफ्रेट्स प्रोग्राम। ओके, उसका मतलब वो एक सेमेस्टर अपलोड का प्रोग्राम है, मतलब वन नहीं, सेमेस्टर? वो मतलब वो पूरा आपका वो है, मतलब 1 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, तो वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। आप चाहे तो अपना पूरा मास्टर्स खत्म कर सकते हो बाहर, और अगर आप पहले से मास्टर्स कर रहे हो तो देन इट्स एक्सचेंज प्रोग्राम। तो आप ओके, एक्सचेंज। इसका मतलब आपका हो गया। अभी आपको जो डिग्री मिला होगा, जो हाँ इंटीग्रेटेड आपको बायोटेक मिला होगा, उसमें कितने मतलब कितने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होगा? जैसे कि गेट का मेंशन होगा प्लस नहीं, दोनों पुर्तगाल का दोनों यूनिवर्सिटी का? सर्टिफिकेट अलग है, क्योंकि वहाँ पे रूल क्या है कि दे गिव यू ए डिप्लोमा। अगर आप सिर्फ वहाँ पे हम्म नॉर्मल क्रेडिट्स करते हो, वो क्रेडिट्स को आप ट्रांसफर करोगे इंडिया में, एंड हम्म इंडिया में आपका वो सब्जेक्ट्स के बदले आपने दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वो डिग्री वहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेकिन डिग्री आपको मिलेगा किट से। बट मेरे केस में क्या ओके था कि आई गॉट अनदर डिग्री फ्रॉम पोर्चुगल ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 60 क्रेडिट्स खत्म करते हो 1 साल में, देन हम्म यू आर एंटाइटल्ड टू गेट अ डिग्री फ्रॉम देयर ऑल्सो।
तो ओके। मेरे वो मार्क्स ट्रांसफर नहीं हुए, मैंने ट्रांसफर नहीं करवाए मार्क्स, एंड इंडिया मैंने एग्जाम्स भी देता रहा अपना। तो आई गेव माई अच्छा ऑल द अच्छा। एग्जाम्स इन इंडिया एंड आई गेव माई ऑल द एग्जाम्स इन पोर्चुगल। ठीक है, तो देन आई गॉट 2 separate degrees, so at the same time I had 2 masters, one in biomedical engineering from Porto and one is in biotechnology from KIT. अच्छा, ये जो सारा चीज आप करते हैं, आप कैसे कर सकते हैं इतना चीजें मैनेज कैसे होता है, मतलब वहां पे रहते हुए एग्जाम को साथ में, क्योंकि वो टॉप हो रहा होगा आपके लिए। हाँ नहीं, हाँ। ऑब्वियसली इट इज मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको दोनों जगह पढ़ना पड़ता है, आप कैनॉट स्किप द सब्जेक्ट्स, एंड व्हेन यू कम बैक टू इंडिया आपको सारे एग्जाम्स भी देना है दोबारा, तो टफ तो रहता है, बट आई मैनेज समहाउ, सो इट वाज अ नाइस मतलब उसके लिए मोटिवेशन क्या है आपका? मतलब आपको तो मोटिवेशन। मोटिवेट हम, हाँ, आप तो हमेशा मोटिवेट रहना आता है, क्योंकि आप फैमिली से दूर भी हैं, राइट? आप मतलब एक साल, मतलब मास्टर्स के टाइम पर आप बैचलर्स में भी आप जाके टाइम स्पेंड किए यूएसए, वहां पे तो एक्साइटमेंट होता है, हाँ लेकिन साथ में थोड़ा सा भी होम सिकनेस फील होता है मे बी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हाँ तो सिंस मेरा मतलब लाइक आई वुड लाइक टू थैंक माय डैड, बिकॉज ऑफ मेरा ऐसे ही था कि लाइक आई वाज वेरी इंडिपेंडेंट, आई वाज मेड वेरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो सिंस वी यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अराउंड इन इंडिया, तो काफ़ी पोस्टिंग्स थे डैड के, एंड दैट्स हाउ आई चेंज लॉट ऑफ स्कूल्स, एंड उस हिसाब से आई वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट इन दैट वे, एंड मैं स्टार्टिंग से थोड़ा फोकस्ड रहा हूँ, आई वाज वेरी मच फोकस्ड अबाउट माय स्टडीज एंड रिसर्च, सो जो भी किया लाइक आई ट्राइड माय बेस्ट टू डू इट, सो समहाउ इट गॉट मैनेज्ड, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंड इट वाज क्वाइट वेल, मतलब अच्छा से गया। ओके। तो वो पोर्तुगल फिर आपका पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर आप पीएचडी के बारे में प्लान किए थे, राइट? हाँ लाइक जब पोर्चुगल में इट वाज 2016 व्हेन आई गो वेंट बैक टू इंडिया, तो हम्म। 2016 में मेरे पास उस टाइम कुछ पीएचडी के ऑफर थे, बट आई हम्म। डिडंट दैट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग इन मेडिकल फील्ड, क्लिनिकल फील्ड, तब तक मेरा फील्ड स्पेसिफाई हो चुका था। ओके। इफ आई वांट टू डू रिसर्च आई वांट टू बी इन क्लिनिकल एंड मेडिकल फील्ड, तो देन बट पोर्चुगल वाज मोर ऑन दिस माइक्रोबायोलॉजी इन सब्जेक्ट के ऊपर था, एंड माय मास्टर थीसिस वाज आल्सो वेरी डिफरेंट, इट वाज ऑन interkingdom relationship between bacteria and fungi biofilm formation, because Portugal is always having a problem of drinking water safety, तो वाटर ओके। क्लीननेस का प्रॉब्लम था वहाँ पे, तो दैट्स हाउ माय पीजी टॉपिक वाज आल्सो रिलेटेड वहाँ पे था, तो देन मैंने वो नहीं लिया, आई वेंट बैक टू इंडिया, देन आई गॉट invitation from IIT Bombay, where I went for work in interview, I got selected there for my ओके। PhD, but still ओके। it was not a very challenging field for me, it was in the field of chemical engineering, again with ओके। nanotechnology, ओके। so I didn't join that positions, and then in the meantime, I started my own company in India. It's about writing biosensors. So that 1 year I worked on my company. I established. I got a lot of government grants. I had MSME grant. I had a big grant from BIRAC. Then we got this Gyati Award. It's Gandhi Young Innovation Technological Award. It's given by President of India and STISTI. So it was quite productive, 2016 and 17. In the meantime, then वो I कुछ was, स्टार्टअप था huh, मेनली? yeah, it's still running in India. It's called Includes वो Biotech. कुछ मैं भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका मैं देख रहा था उसका, तो हाँ, क्या मैन्युफैक्चर होता है? so basically we try to develop ripening biosensors so to avoid food spoilage. बायोसेंसर जो है वो आपका ओवर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर खराब हो रहे हैं, स्पॉइलेज हैं, तो वो हम्म। डिटेक्ट करता है। तो सिंस गवर्नमेंट ओके। ऑफ इंडिया का ये था कि दे नीड टू हैव समथिंग वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी चीप, तो हम लोग ने पेपर ओके। बेस्ड सेंसर बनाया, तो विच एक्चुअली कॉस्ट लाइक लेट्स से 5 पैसा पर सेंसर, लाइक इट्स सो अफोर्डेबल। तो आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं विद द चेंज ऑफ कलर, तो एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इतना परसेंटेज ऑफ द फूड खराब हो गया अगर ये कलर चेंज हो गया तो, सो लेट्स कीप इट इन दैट वे एंड सिंपल। अच्छा, उस कंपनी में अब आप दो डायरेक्टर हैं, यस, मतलब और एक आपके पार्टनर हैं, बिल्कुल, राइट? यस। हाँ, राइट। अच्छा, तो वो मतलब वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, ऐसे ही सिर्फ मतलब? नहीं मतलब अभी स्टिल वो डेवलपमेंट R&D स्टेज में है, क्योंकि ओके। वी अप्लाइड फॉर पैटेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रेगुलेशंस हैं कि सिंस वी मतलब जब तक हमारे वो अप्रूवल्स नहीं मिलते वी कैनॉट गो इनटू मार्केट, so we are working ओके। on that. So patent will be approved very soon. It takes ओके। almost 2 years in India, as you must be knowing. So हमने 2 पेटेंट अप्लाई किया था, and then we see कि क्या चल रहा है उसका।
I think by the end of this year we'll get the patents, then we can be in the market. इसका मतलब इट्स अबाउट मे बी 5 years हो गया अभी, मतलब आपका कंपनी का जो आपका पहला स्टार्टअप है हाँ ऑलमोस्ट, तो उसका स्टार्टअप का जो भी सैलरी स्टाफ ले रहे होंगे उसका सारा फंडिंग गवर्नमेंट से आ रहा है, हाँ, वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। हम लोगों ने स्टाफ का जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज मी एंड माय फ्रेंड कलीग्स एंड देन वी यूज्ड टू गेट समर स्टूडेंट्स एंड ऑल, जो हम्म, जो एक्सपीरियंस के लिए काम करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिटेड. So हम्म, now my students are doing PhD in like all around the world, so they are like very well placed. So they get to ओके learn a lot of things in the way like we develop things as well. So yeah, R&D completely it was supported by KIT University. So KIT TBI is called Technology Business Incubator. So वहाँ पे हम लोग का company established था, and it's still there now. And we have been supported by a lot of government agencies इस चीज के लिए. तो उसके लिए आपको भी कुछ सैलरी मिलता है, मतलब No, ऐसा because कुछ नहीं? as a founder, you don't usually take salary, क्योंकि आपके पास अगर आप salary लोगे तो then आप कंपनी में प्रोडक्ट कैसे डेवलप करोगे. Since we were ओके all settled, like मैं बाहर यहाँ पे PhD कर रहा हूँ and I have my own salary and all, so we never took salary from the company. But yeah, we used whatever money we had for the product development. ओके ओके ओके। एंड उसके बाद फिर ये जो गैप था उसके बाद आपने पीएचडी स्टार्ट किया, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट तो 2018-19? 2017 में ही स्टार्ट किया मैंने PhD. तो 2016 I ओके। went back to India. I gave it a try for a year. तो वो एक साल में कंपनी आई established. In 2017 हम लोग को उड़ीसा का बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड भी मिला था. It was ओके। again by MSME and government of Odisha. So because they selected like most promising startup who has a high value in future. तो उसके बेस में like we got this award, and ओके then like we had the product ready, actually prototype was ready. So ओके। then we thought like, okay, this is not the right time to market it now. So we have time, so we should go for patent before before like disclosing it into market now. So उस basis पे then I said like, okay, now I am back to my research. So then I started applying in this like for good fellowships. So ओके उसके इसमें like I got into this Karolinska Institute, so which is like one of the top medical college in the world. So it's comes top 5, and this is the college which gives Nobel Prize for medicine. So Nobel ओके Prize for medicine Karolinska से मिलता है. So it was always one of my dream to be in this university. So I worked for that. And then जब Marie Curie fellowship निकला, then it's also very competitive actually. So इस पे क्या होता है कि they select one student from each country mostly for a ओके project. ओके। So ये project में वो 15 लोग का टीम बनाते हैं mostly, and 15 students they are from each like हर एक student एक एक different country से होता है. ओके हाँ, तो और सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है, एंड देन ओवरऑल यू कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर प्रोजेक्ट. तो ओके एंड दे आर ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 4-5 डिफरेंट कंट्रीज. कोई इंडस्ट्रीज में भी होता है, सो इट्स इंडस्ट्रियल PhD काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो. सो like we were 15 students in this PhD, and there were like 3 universities and 9 companies involved in the project overall. So everyone was placed in different university and different companies for their PhD. ये जो तो पीएचडी होता है, जैसे कि हमने देखा हूँ पीएचडी का जो एप्लीकेशन होता है, सबको जो नॉर्मल स्टूडेंट्स कोई मास्टर कंप्लीट किया है, दो तरह का होता है। एक होता है आप प्रोजेक्ट बेसिस पीएचडी में जाओ, एक प्रोजेक्ट हो रहा है, आप उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, वहां पे आपको डिग्री मिलेगा। और बिल्कुल. एक होता है सिंपली एक पीएचडी के लिए आप एप्लीकेशन करो, मतलब एज ए कोर्स, वहां पे आपको कुछ प्रोजेक्ट देंगे मे बी, वैसे ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ, स्टडीज. am I right? यस, हाँ एग्जैक्टली. हाँ। तो ऐसा आपका जो एप्लीकेशन हुआ था, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किए थे पहले, उसके बाद आप फेलोशिप के लिए गए थे, तो पहले आपका एडमिशन मिलने के बाद? नहीं नहीं नहीं. तो ये जो मैरी क्यूरी के प्रोग्राम्स निकलते हैं ना, इट्स लाइक फुली स्पॉन्सर्ड, एंड वो ओके आपका फुल एक काइंड ऑफ ए प्रोग्राम रहता है, कंसोर्शियम रहता है. तो जैसे ओके मैंने बताया कि इसमें 15 स्टूडेंट्स रहते हैं एंड अराउंड 40 सुपरवाइजर्स होते हैं ऑल टुगेदर. you have कंपनी ओके सुपरवाइजर्स, को सुपरवाइजर्स ऐसे. तो 15 मेन प्रिंसिपल सुपरवाइजर हो गए फ्रॉम द जो आपके लैब में रहेंगे, जो आपको सुपरवाइज करेंगे, एंड देन यू हैव 15 फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज, and then there are like a lot of other people involved, so all together it's like a team of like 40-45 people. ठीक ओके है, तो ये पहले वो लोग ग्रांट लिखते हैं, एंड दे व्हेन दे गेट अप्रूव, जब उनका ग्रांट मिल जाता है, वो लाइक सुपरवाइजर्स दे ग्रांट, एंड देन दे स्टार्ट टू रिक्रूट स्टूडेंट्स. वो उसका ओके क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, बट मेरे प्रोजेक्ट का ये क्राइटेरिया था कि दे विल टेक वन फ्रॉम ईच कंट्री.
and it's again gender balance, so it's like 8 female and 7 male, क्योंकि वो 7 and 7 हो नहीं सकता, तो 8 female 7 male candidates उन लोगों ने select किया था full for the project. ओके, लेकिन आपका पीएचडी डबल डिग्री में भी है, डबल यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी देंगे में भी? यस, तो मैरी क्यूरी के तीन काइंड ऑफ प्रोग्राम रहता है. एक होता है ईएडी, यूरोपियन जॉइंट डॉक्टरेट, और एक होता है ईआईडी, यूरोपियन इनोवेशन डॉक्टरेट, एंड होता है और एक होता है को फंड. तो ये तीन मैरी क्यूरी के प्रोजेक्ट्स रहते हैं. तो जैसे यूरोपियन जॉइंट डॉक्टरेट हो गया, वो आपको 2 जगह से आपको पीएचडी मिलेगा अगर आपने दोनों जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं पूरा. तो आपके कोर्सेस अलग रहता है, क्योंकि यू हैव टू डू कोर्सेस आल्सो, और आपका रिसर्च टॉपिक भी अगर रहता है अलग अलग रहता है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 2 डिग्रीज. बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट 2 डिग्रीज और यू वांट 1 डिग्री. तो 2 डिग्री के लिए आपको सबको डबल करना पड़ता है. राइट. तो सिंस मेरा इसमें प्राइमरी इंस्टीट्यूट कैरोलिंस्का था, सेकेंडरी इंस्टीट्यूट मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी था, and I spent like almost half of time in both the universities, and then I tried to complete 2 projects, 2 main projects in 2 different universities. So then you are entitled to get 2 degrees, 2 PhD in different field at the same time. ओके, तो अभी आपका पीएचडी डिग्री कंप्लीट, मतलब आपको डॉक्टरेट अभी मिल चुका है? बिल्कुल, हाँ. तो ओके, तो कौन सा ईयर आपको डॉक्टरेट मिला है? I got doctorate actually 2 months back. पहला PhD मैंने मई में खत्म किया in Maastricht on 16th of May, and second PhD I finished it in June, like just a month back in Karolinska on 2nd of June. ओके ओके ओके. लेकिन आपका जो मे बी मैस्ट्रिट यूनिवर्सिटी या कालोनसा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उनका यूट्यूब चैनल में आपका एक वीडियो था 1 hour 30 minutes समथिंग, ऐसा कुछ था, जहाँ पे लिखा था पीएचडी डिफेंस, ऐसा कुछ वर्ड मैं उसको हाईलाइट किया हूँ. हाँ, पीएचडी डिफेंस मतलब वो क्या होता है? वहाँ पे वर्ड लिखा था. हाँ, तो वो मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल मेरा पीएचडी डिफेंस था. So where I presented my research in front of public, and there were a lot of people online. वो live था, YouTube live होता है उनका. So they have a proper ceremonial event वहाँ पे. So you get like around 15 minutes to represent your data, and it has to be in a simple form कि सारे लोग समझ सके उसको. It should not be very technical. And then second point is like then they will ask you questions on based of that. तो वो 45 minutes का क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, and 15 minutes का आपका प्रेजेंटेशन रहता है. इट्स अ प्रोग्राम ऑफ 1 hour, and then they take some time to decide like okay whether you will be granted a PhD degree or not. So it's a ceremonial event by Maastricht University. तो वो वाला वीडियो आपने देखा होगा YouTube में. राइट. वहाँ पे वो कुछ डिफेंस, मैंने डिफेंस क्या, मैं बोला कि जब डिफेंस के ऊपर काम कर रहे ऐसा कुछ वर्ड है, इसलिए मैं उसको नोट डाउन किया था क्या है वो डिफेंस. PhD आप डिफेंड कर रहे हो, मतलब like you are defending your thesis, so that means like आपको there will be like a lot of people who will asking you questions, so that and you have to defend it like yes. okay whatever you are saying that makes sense. मतलब जितना, मतलब सपोज उनका पीरियड ड्यूरेशन में भी 4 to 5 years होता है. हाँ, तो यूरोपियन PhD is basically 3 to 5 years, depends कहाँ पे कर रहे हो आप, but generally it can take more time also. But funding जो होता है Marie Curie का funding, it was for 3 years initially, and then due to COVID they extended for 1 more year, so it was 4 years. But in Karolinska it's usually 5 years. Minimum is 4 years, but it takes 5 years. So दोनों जगह उसके बाद आपका जो उसके बाद आपको तो ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम लगा था. तो वहाँ पे आप कितने, फिर आप फंड को कैसे मैनेज किए थे फिर खुद के, मतलब जो फंडिंग होता है, then 5th year के लिए I had to write my own grants. Then then we got other fundings, other sources से funding मिल जाता है depending on output of your research. Because medical field में अगर आप PhD करें तो it takes time. Because I work with human samples and I work with like a lot of clinical data. So it takes time rather than the basic research. जैसे आप फ्रांस या इटली कहीं पे PhD करते हैं तो usually it's 3 years. But I feel like it is too less for doing a medical research, so it takes time. And since मेरा 2 PhD था, तो then usually it will take more time than the normal PhD. So I took 5 years almost to complete both my PhDs. ओके. तो आपका अभी फाइनल आपको डॉक्टरेट मिल चुका है, राइट? हाँ. ओके, तो आपका मतलब पीएचडी के टाइम पर आपको सैलरी कितना होता है? आपका जो फंडिंग रहता है वहाँ पे सैलरी भी आपका हो रहा होगा टोटल कंप्लीटली ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिकॉज PhD स्वीडन में भी जॉब है, एंड मोस्टली इन यूरोप इट्स काइंड ट्रीटेड एज अ जॉब. तो स्वीडन इट्स क्वाइट वेल, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एक्सपेंसिव. तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो देन यू गेट अराउंड 400,000 स्वीडिश क्रोना पर ईयर. So it sounds like around 35-38,000 per month Swedish krona, which is like
divide by 10, then you get it in euros. So 3,500, पर 3,800. मंथ? Yeah, because it's a Marie Curie fellow, so it's like one of the highest paying for PhDs in the world. तो ये फेलोशिप जो है ओके वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सैलरी देता है आपको. ओके 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 नॉर्मल पीएचडी सैलरी थोड़ा कम रहता है बाकी मतलब मैरी क्यूरी से. सो क्योंकि इसमें आप अपना कंट्री छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो रिसर्च करने के लिए, सो दे गिव यू मूविंग एंड ऑल. ओके 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 ओके. उसके बाद जैसे मतलब अभी आप पोस्टडॉक में हैं, अभी आप पोस्टडॉक स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली अभी मेरा ये है कि लाइक लास्ट ईयर मैं एंड मेरे सुपरवाइजर ने लाइक इन कैरोलिन्स्का वी स्टार्टेड अनदर कंपनी कॉल्ड इन्फ्लानोवा. So that's a vaccine development company. So it's translation to my research जो मैंने किया. So we are trying to develop vaccines to prevent atherosclerosis first, and then certain kinds of chronic kidney disorders. So we started last year. So where I'm the chairman and CEO of the company right now, and then I again work with Karolinska as my postdoc researcher. So I manage the lab, and then I have the company also. So I work 50-50% in both the places. अच्छा, आप मतलब पोस्टडॉक भी एक स्टडी है, राइट? मतलब आज आज आप स्टूडेंट वहाँ पे पोस्टडॉक कर रहे हो? नहीं, पोस्टडॉक इज अ जॉब. मतलब यहाँ पे पीएचडी भी इज अ जॉब है, ठीक है. बट यू गेट स्टूडेंट बेनिफिट्स, बट इट्स बिकॉज सिंस यू गेट सैलरी एंड यू पे फुल टैक्सेस, तो इट्स कंसिडर्ड एज जॉब. एंड पोस्टडॉक इज कंप्लीट जॉब. इट्स नथिंग रिलेटेड टू स्टडीज बिकॉज यू डोंट गेट एनी डिग्री. तो अगर आपको ओके ओके एंड पीएचडी इज द हाईएस्ट डिग्री यू कैन गेट. सो ओके ओके. इसका मतलब आप अभी प्रोफेसर हो? नहीं 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 नहीं, पोस्टडॉक इज लाइक अ रिसर्चर, ठीक है. देन यू हैव अ कैटेगरी. सो देन आफ्टर सर्टेन इयर्स ऑफ पोस्टडॉक यू कैन गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, associate professor, and then professor. So it's a ladder. तो आपका विजन क्या है? मतलब आपको मतलब एजुकेशन में ऐसा कुछ पढ़ाने का आपको शौक है? हाँ बिल्कुल. लाइक आई लाइक टू एंजॉय, लाइक आई एंजॉय माई टीचिंग. तो मेरे को यहाँ पे आई टेक क्लासेस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे. सो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी. हाँ, मोस्टली इट्स अच्छा, तो शायद इसलिए आप वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी डेवलपमेंट समथिंग. हाँ हाँ. तो मेरा वैक्सीन डेवलपमेंट इट्स रिलेटेड इम्यूनोलॉजी एज वी नो बिकॉज ऑफ कोविड. तो अब सबको पता है बहुत सारी चीज़ें, एंड इट्स द सेम थिंग. तो मेरा फील्ड इम्यूनोलॉजी है बेसिकली. पीएचडी मोस्टली इन इम्यूनोलॉजिकल एसेज एंड इन सब पे ही है. So I take classes and I have students all around. So I get master students, I get bachelor students for thesis, for projects. So जो आपका सेकंड स्टार्टअप है वो रजिस्टर्ड इन स्वीडन it's registered in कंपनी? India. हाँ अच्छा, उसके लिए भी आपको फंड मिल रहा है ना? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं मतलब हाँ. जो भी तो एक्सपेंसेस है? हाँ, क्योंकि स्वीडन में टू स्टार्ट एनीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. द ओके. कॉस्ट ऑफ कंपनी डेवलपमेंट मेंटेनिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. तो विदाउट फंडिंग आप वो नहीं कर सकते हो यहाँ पे. And we have investors and we have funding agencies who is funding our research. And बहुत सारे national projects भी हम लोगों ने apply किया हुआ है. And we work in collaborations with India. We have collaboration with AIIMS, Jodhpur, Delhi, and then Rishikesh. And then we work with IIT Ropar, IIT Bombay, IIT Bhubaneswar, KIT University. So a lot of different universities in India. तो मतलब वो प्रॉफिटेबल है? जैसे आप हाँ अभी आप मतलब जो दो स्टार्टअप में हैं, जैसे कि पहला वाला और सेकंड वाला जो स्टार्टअप है, उनको लेकर के आपका जो विजन है कितना मतलब इट्स मार्केट मतलब स्केल कर सकते हैं आप उसको? हाँ बहुत ज़्यादा. क्योंकि इंडियन स्टार्टअप इज डिफरेंट, उसका अप्रोच डिफरेंट रहेगा. क्योंकि दैट विल बी टेकन ओवर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि उसके अंदर है ओके. बिकॉज वी ट्राई टू डेवलप इट फॉर फार्मर्स, एंड जिसका फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज प्रॉपर हम्म स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. एंड द हम्म बेसिक आइडिया वाज टू हैव दिस सेंसर्स ऑन. इट कैन बी B2B एंड B2C बिजनेस दोनों रह सकता है. आई गिव यू हम्म एग्जांपल. जैसे आप अगर डेली आप जूस लेके जाते हो या कुछ खाना बना के लेके जाते हो, जस्ट पुट दैट सेंसर ऑन द कैप, एंड देन आप जब खाते हो उससे पहले अगर कलर चेंज हो गया दैट मींस द फूड इज ऑलरेडी स्पॉइल्ड. तो आपको नहीं खाना चाहिए. एंड अगर उसमें राइट राइट. चेंज नहीं हुआ देन यू कैन ईट इट. सो इट्स दैट वे. एंड इन द कंपनीज क्या होगा, जैसे जो स्टोर करते हैं बड़े बड़े बॉक्सेस में, तो आपको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जब रखते हो तो नीचे वाले सड़ जाते हैं, मतलब दे गेट रॉटन वेरी इजीली. तो राइट राइट. पता नहीं चलता है बाहर से देख के, ठीक है. तो राइट. अगर सेंसर रहेगा तो आपको पता चलेगा ये खराब हो रहा है, इट इज स्पॉइल्ड बट इट कैन बी ईटन आउट. सो आप उसको जल्दी सेल करोगे रादर देन जो फ्रेश वाला बॉक्स है. तो इससे फूड वेस्टेज, दैट वाज मोस्टली द मोटिवेशन बिहाइंड इंडियन स्टार्टअप. और जो यहाँ का स्टार्टअप है इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स लाइक अबाउट डेवलपिंग अ वैक्सीन. सो वैक्सीन फॉर एवरीवन. सो इफ वी आर सक्सेसफुल आफ्टर क्लिनिकल फेज 3, मतलब तो आपको फेज 3 तक जाना पड़ेगा ट्रायल में,
then it's a huge thing, like, because there is you will be stopping heart attacks, you will be stopping a lot of different inflammatory diseases, and this vaccine work for the covid as well. तो covid के लिए भी इसके data बहुत अच्छे हैं comparing to तो ऐसा वैक्सीन पहले है, मतलब अभी मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, there is no vaccine for atherosclerosis and rheumatoid arthritis और इन सब के लिए, because इसका मतलब सारे पीपल के लिए, सारे लोग के लिए वैक्सीन लेना है? मतलब उनका क्या है, आप जो अभी ट्रायल कर रहे हैं उनका कितने एज में वैक्सीन लेना चाहिए? नहीं, देखो अभी जैसे मेरा रिसर्च है जी, ये मैं आपको जो डिजीज बता रहा हूँ इट्स मोस्टली आफ्टर 60, तो अराउंड 50-60 पे आपको ये डिजीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज। मैं स्वीडन का रेंज बता रहा हूँ आपको, बिकॉज यू गेट रूमेटोइड आर्थराइटिस, मतलब आर्थराइटिस इट्स अ बोन डिजीज, देन आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, सबका हार्ट एंड वेसल्स का डिजीज हो गया, देन किडनी डिसऑर्डर्स। तो ये मोस्टली आपको अंडरलाइंग कॉजेज के साथ आते हैं, लाइक डायबिटीज एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, इन सब के साथ आता है वो। तो बेसिकली वी आर टारगेटिंग ओल्ड एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो बट वी हैव स्टडीड इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, क्योंकि जब हम क्लिनिकली कोई बायोमार्कर डिजाइन करते हैं तो इट हैज टू बी फॉर ऑल पॉपुलेशन। बट हमने जैसे आपको एक कोविड का एग्जांपल देता हूँ, वी डोंट सी कोविड इन यंग यंग चिल्ड्रन। तो उनको कोविड होता है बट दे डोंट गेट एनी सिम्टम, दे डोंट डाई विद द कोविड। बट ओल्डर एज पॉपुलेशन जिसका अंडरलाइन कॉजेज है, जैसे डायबिटीज हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये डाई वेरी इजीली, जो आप देख रहे होगे कोविड में। So it's the same condition. If you are to vaccinate, so we have to vaccinate older people so that their life expectancy is increased to a certain time. So अब जो डिजीज बोल रहे हो उसका परसेंटेज कितना है, मतलब सपोज स्टूडेंट का बात करेंगे तो? अगर मैं वर्ल्ड वाइड लूँ तो इट्स लाइक 38% of overall death is by heart disease in the world currently. Is one of the leading cause of death in the world is cardiovascular diseases. So ओके। तो आपका जो रिसर्च अभी है, जैसे कि आपका जो एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, मतलब 38% को आप कितने डाउन कर सकते हो या इस वैक्सीन के थ्रू? मतलब सी, इसमें ऐसा है कि अगर आपको एक हार्ट डिजीज हो रहा है एट द एज ऑफ 60, अगर हम उसको 5 इयर्स डिले कर पाए तो दैट्स द बिगर अचीवमेंट। तो हम लोग का जो है डिजीज ऑनसेट को हम लोग डिले करना चाहते हैं, ठीक है। सो योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन यूजुअल। अच्छा, मतलब पूरे क्योर, मतलब 100% नहीं, लेकिन आप उसको टाइम लाइन को डिले कर सकते हैं। हाँ, दैट्स द इनिशियल रिसर्च। अगर वो फ्यूचर में पॉसिबल हुआ, इफ यू कैन जस्ट प्रिवेंट ऑल दिस काइंड ऑफ डिजीज व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट, so that will be a huge thing. But as per the current research, because we are raising these antibodies in the body, so my vaccine is about boosting the natural antibodies. If you read my papers, if you read my books, so you will find like I work with natural antibodies. So we have these antibodies in the body itself. So, like when we are born, we have very limited amount, and then with the exposure, it gets increased. But after certain time, when you are exposed to a lot of different diseases, so this antibodies gets used up. So basically, boost these antibodies in the body, then yeah, we have more protection to different disease outside. So we have seen in different clinical cohorts, hundreds of thousands of patients have been like sampled, and then we try this biomarker and we see this outcome in different diseases. So if you go to my publications list, you will find a lot of papers on this protection. Sure. ओके, देन अभी जैसे सपोज आपका ट्रायल, आपका सपोज सक्सेस हो जाता है होपफुली, एंड ऐसा हो भी जाएगा, तो हम ऐसा मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। तो होने के बाद आपका जो सपोज मार्केट में आपका वैक्सीन लॉन्च हो गया, वहां पे जो प्रॉफिट होगा, सपोज जो भी आप मार्केट में स्केल करें, उसमें गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज रहेगा ना, सब कुछ आपके साथ, यू आर द डिसाइडर या इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट एंड यू, वो एक कोलैबोरेशन होकर के डिसाइड होगा? हाँ, वो डिपेंड करता है कि देखो, जैसे अभी कंपनी भी स्टार्टेड, इट्स मी एंड माय बॉस 50-50% पे हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया। सो व्हेन यू ऑनबोर्ड इन्वेस्टर्स ना, तो देन यू नीड टू डाइल्यूट योर कंपनी, सो यू नीड टू गिव इक्विटी टू। सो डिपेंड्स ऑन लाइक किस स्टेज पे आप कहाँ लॉन्च कर रहे हो। लेट्स से इफ आई लॉन्च एट दिस मोमेंट, लेट्स से, और मेरे पास मेरे को इन्वेस्टर जरूरत नहीं पड़ा, मे बी आई कैन हैव 40% शेयर इन द कंपनी, ओके, बट दैट्स नॉट द केस। So it will eventually dilute, and maybe I'll end up maybe let's say 5% of the company or something like that. So eventually you get 80 to 90% company gets diluted with investors, with funding agency and all. So it's very difficult to say कि at किस point पे तुम क्या launch कर रहे हो और कितना percent equity पे तुम को dilute कर रहे हो company. And it's a long term vision because this will take years, and the approval takes at least 5 to 7 years. So that's yes, obviously vaccine, yeah, वो time लगता है, it will take time. Yes. Yes. So we are just at the start. So we just started this company last year, and now with the like with the war situation and things, the funding is getting delayed.
and things like that. But still, we have some fundings to sustain for a couple of years. Like we'll have more development, and then we'll apply for clinical trials, and then we see कि किस तरीके से ट्रायल जा रहा है उसके बेसिस पे, एंड देन वी कैन अप्लाई फॉर फर्दर ग्रांट्स. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये नहीं कि आपने एक बार पैसे ले लिया एंड देन यू जस्ट गिव द रिजल्ट. ऐसा नहीं है. एवरी स्टेज यू हैव टू prove yourself right, and then you need to get your funding as well at the same time. ओके ओके ओके. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपका पहला जो स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप है, अभी वो मार्केट में आता है एज ए प्रोडक्ट आता है, तो उसमें आपका क्या रहेगा परसेंटेज? उसमें गवर्नमेंट का कुछ रहेगा ना, सब कुछ आप दोनों का, जो आप दोनों पार्टनर हो डायरेक्टर? नहीं, मतलब इसमें भी हमारे पास फंडर्स है, एंड देन वी हैव प्राइवेट फंडर्स एज वेल. तो वो डिफरेंट इक्विटी है विच इज कॉन्फिडेंशियल, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते. यस 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 ऑफ कोर्स. सो इट विल बी ऑन द बेसिस कि हम मार्केट पे किस स्टेज पे लॉन्च कर रहे हैं, एंड बाकी बोर्ड मेंबर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं उस पे. इसमें गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस इस तरीके से नहीं है, बिकॉज दे विल बी हैप्पी टू पब्लिसाइज. तो हम लोग को उनको पब्लिसाइज करना है हर बार कि उन्होंने हमें फंडिंग दिया, उन्होंने हमें स्टार्ट कराया, एंड दे विल बी हैप्पी टू फंड अस लेटर आल्सो. अगर ज़्यादा सक्सेस होता है देन वी कैन अप्लाई फॉर बिगर ग्रांट्स, एंड देन दे विल हेल्प अस, बिकॉज अभी स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप उड़ीसा जो कल्चर आया है इंडिया में, दैट्स वेरी गुड. So there are a lot of innovators, lot of entrepreneurs are rising now. So and government is helping a lot in this way. तो वो काफी अच्छा सिस्टम है. तो it's not like a government will take something from you. It's like they want to help you. That's how the grant amount is also less. कि grant है तो grant is something like you don't have to pay back. Loan is something which you pay back. ठीक है. तो it's a grant. So grant में they just want their publicity, and you should use your name, their name, like when you start selling your product and things like under Startup India initiative or Startup Odisha initiative. तो इस conditions में आप उसको launch कर सकते हो market. And then the profit is decided by company. It's not like the directors and CEOs will decide it. It's the whole management team, and then you have marketing team, you have different teams. So then you have overhead cost, then it's a different game. So ओके. ऑब्वियसली जब स्टार्टअप करते हैं, मतलब ये जो आइडिया आता है इट्स लाइक एंटरप्रेन्योर. तो आपको कौन सा लाइफ अच्छा लग रहा है, एज एंटरप्रेन्योर या एज ए रिसर्चर? I'm always a researcher, and since I'll tell you a story about my professor, the student में है. So the reason I chose this PhD and chose him because he did his bachelor's in the field of arts, and then he gave medical exam, which is not possible in India, but in Europe it's possible. And then I think he topped the state, and then he did his medical degree from Karolinska, Sweden. And then he became a professor, but he rose to a professor level very soon because he was much interested in research. And then he's an innovator by itself. He already has 77 granted patents and 30 is almost pending. So he has more than 100 patents right now. So he's an innovator as well, and he started 4 biotech companies, and I think 2 are listed in Nasdaq as well, the stock exchange. So they are already like, and then he's also a very famous writer. So he writes scientific novels. So so he started from his career from the field of commerce and arts, and then he moved to medicine, and then he became a university professor, then innovator, and then writer. So you can do whatever you want to do. So, and your interest also keeps on changing with time. So, yes. But I see myself as a more researcher than a managemental guy. So I will continue with research, and mostly in my company also I do my own research. So I have my own team, I have my own lab, I have my own students who help me with my research. So that's how I जैसे बायोटेक इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है. हाँ. तो क्योंकि फ्यूचर में जिस तरह से पॉपुलेशन अभी ग्रो हो रहा है, और फ्यूचर में जिस तरह से फूड क्राइसिस, जैसे कुछ रिसर्च पेपर भी आर्टिकल्स है, फ्यूचर में फूड क्राइसिस आने वाला भी है. हाँ. तो उसको हेल्प करने के लिए बायोटेक का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में. तो इसलिए जैसे मेरा आइडिया है, मे बी आई एम रॉन्ग, देन यू कैन करेक्ट मी. नहीं, बिल्कुल, because see, basic needs is like biotech is not about just biology. It's like about it has a lot of different fields. It has microbiology, it has biochemistry, it has biophysics, it has lot of things, cell biology, molecular biology. So biotech is something like you can have it in all the fields. आप construction में भी biomaterial use कर सकते हो. Like now people are using nanomaterials, bio nanomaterials,
to have it more Okay. bacteria, antibacterial, antiviral, and all these things. You can Mhm. use it in construction. You can use it in like manufacturing companies, like table, chairs, wherever, whatever you want to manufacture. You can have in food as well, as you said. So food Okay. security is also very important, and in Right. that, bioprocessing and 3D printing is coming up now, which is a future. It's also part of, Yes. you can say it's a part of biotech product, where you include biology and you include technology to it. तो फूड प्रोसेसिंग इज अ बिग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप आजकल, जैसे आप अगर यूरोप में रह रहे हैं तो यू आर डिपेंडेंट ऑन फ्रोजन फूड्स एंड canned foods, so which is also Yes. something from biotech, like you never know, like what kind of chemicals you use there. So that's, Yes. 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 people have done research in terms of organic, and you have different sort of things, so आप इसको हर जगह use कर सकते हो. Organic food is very important, which is coming up in future. Ecological Mhm. food, organic food, so that's the future. So yeah, the food industry is very important as well. ओके। आप देखिए, आपके साथ तो बहुत चीज बात डिस्कस किए। ऐसे कि फर्स्ट चीज मीन्स आई एम वेरी थैंकफुल कि आप उड़ीसा से हैं और आपसे मुझे मिलने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जो इवेंट में। सो आपके साथ मुझे बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, साथ में बहुत कुछ नॉलेज भी मुझे मिल रहा है, क्योंकि उड़ीसा में क्या होता है ना, ऐसा वो मेरा मानना है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, हमें लगता है कि हमारा ज्यादा स्टूडेंट या विदेश में नहीं है, हम्म, लेकिन वो गलत फहमी है। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, बिल्कुल क्योंकि क्योंकि मासेस नहीं है लेकिन है, बिल्कुल। या मासेस दिखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना, जो हीरा होता है वो छुपके रहता है, तो डायमंड होता है सबके सामने नहीं आता है, बिल्कुल। राइट? तो इस तरह से जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जिससे मतलब आप जो पर्सनली मुझे बताए हैं, हम्म, देयर आर मेनी मोर फैमिलीज आल्सो आर स्टेइंग इन यूरोप, बिल्कुल राइट? तो इसीलिए वो मेरा पहले मुझे वो चीज मतलब पता नहीं था। तो ये जो पॉडकास्ट करने का जो वजह है पर्टिकुलरली, तो मेरे जैसा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये आइडिया भी नहीं है कि नहीं, उड़ीसा से और इंडिया से बहुत सारा पार्ट के हम्म, मतलब विदेश में है, पर्टिकुलरली उड़ीसा के स्टूडेंट, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट आपको तो हर कहीं पे मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो लेस नंबर होता है उड़ीसा से होता है, तो हम्म, इसीलिए वहां पे उनको एक साइकोलॉजिकली एक चीज होगा, नहीं ऐसा हम अकेले नहीं है। बिल्कुल तो वहां पे भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, तो हम भी अप्लाई करके जा सकते हैं। इट्स अबाउट योर टैलेंट एंड योर मोटिवेशन एंड योर कॉम्पिटेंसी, कितने आप कॉम्पीट करके आगे आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। द मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है ना, मतलब उड़ीसा में, ये है कि लोगों को नॉलेज नहीं है कि बाहर क्या क्या फेलोशिप्स अवेलेबल है। उनके यस माइंड में यस कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वी हैव टू पे फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, एंड देन आपको यस। वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बट देयर आर लॉट ऑफ फेलोशिप्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जिसका नॉलेज नहीं है लोगों को वहाँ पे। तो इफ यू गेट इनटू, लाइक यू जस्ट अप्लाई, you will get a lot of things, but you just apply, you will succeed one day. So you should be like that, कि अगर आप कोई fellowship मिल रहा है, you just apply, you just email the professor. If you get selected, then you just try to get funding, तो वो आपको मिल जाएगा। तो you don't have to pay from your own pocket। तो ये अपने ओके। parents से पैसा लेने का इनका मतलब नहीं है, because I never took any money for my educations outside, so it was all ओके। fun throughout my life. So इट्स अ बेटर वे। सो आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ पे फंडिंग अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू हैव अ उसको हायर कुछ चांस। प्रॉपर वो है, कुछ प्रॉपर वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, आप गूगल में से रैंडमली आपको फाइंड आउट करना होगा? नहीं, मतलब रैंडमली भी नहीं चाहिए, आप यूरैक्सेस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन के सारे फंडिंग प्रोजेक्ट्स वो पब्लिश करते हैं, वहाँ पे यूरैक्सेस करके है। एंड देन मैं क्या आपको क्या स्पेल दिस? URAXCS और समथिंग, आई कैन सेंड यू द लिंक लेटर। ओके 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 ओके, श्योर श्योर। एंड देन उसके बाद आपके पास फाइंड पीएचडी करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको पीएचडी के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। पीएचडी स्टडी समथिंग एक है हाँ, पीएचडी सेट स्टडीज है। जहाँ पर सारा फंडिंग दिखता और है। मेरे हिसाब से ना बेस्ट ये रहेगा कि यू शुड, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करना है, एंड कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है आपके लिए। तो मेरा मतलब ओके। ऐसा था कि मैंने अपने लिए लिस्ट बना के रखा था कि इफ आई हैव टू डू दिस रिसर्च, तो मुझे इन इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। एंड हम्म। जब भी उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स होता है, यू शुड रेगुलरली विजिट, आपको करना चाहिए हम्म। यूनिवर्सिटी के एडमिशन पेज पे, जहाँ पे वो पीएचडी पोजीशंस हो गया या मास्टर्स फेलोशिप हो गया, इन सब के वो पोजीशंस एडवर्टाइज करते हैं वहाँ। तो ओके। देन यू हैव अ हायर चांस। तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया जो ये वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं।
और तीसरा है कि आप खुद की यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके खुद के कोलैबोरेशन है बाहर। देयर आर लॉट ऑफ इंडो यू कोलैबोरेटिव यूनिवर्सिटीज, तो उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलवेज यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द पोजीशंस। ठीक है, तो Yes. इन द वे देन एटलीस्ट द पॉजिटिव थिंग विल बी यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपका रिजेक्शन आया तो एटलीस्ट यू नो कि आप नेक्स्ट टाइम क्या बेटर कर सकते हैं, किस बेसिस पे आपका रिजेक्शन आया। यू विल गेट टू लर्न अबाउट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या लिखना है, रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए। द सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड एटलीस्ट लर्न कि सीवी कैसे बनाना है अपना। सो दैट कम्स विद प्रैक्टिस। तो आप जितना अप्लाई करोगे उतना ही आप उसको मॉडिफाई करोगे एंड इट विल गेट बेटर एंड बेटर बाय डे। So Okay, so man, अभी आपका since maybe you are here and since 6 years, maybe 6-7 years you are in Sweden, right? तो six आप years. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट को ट्रैवल भी कर चुके होंगे, यूरोप का बहुत कंट्री को। हाँ, तो हाउ यू कंपेयर इंडियन लाइफ एंड यूरोपियन लाइफ? इंडियन लाइफ एंड यूरोपियन लाइफ काफी डिफरेंट है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग। बट आई वुड से कि दोनों के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो ओके मे बी यू कैन बी मोर स्पेसिफिक इन आस्किंग व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू नो about like how this European culture and ओके, what। आप मुझे बताइए कि यूरोपियन का एडवांटेजेस क्या है, आप मतलब आपके स्टैंड पॉइंट से। हाँ, यूरोपियन में आपका एडवांटेज है कि यू गेट लॉट ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे आपको वर्क फ्रीडम है। ठीक है, एंड देन यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी टू डिसाइड समथिंग, लाइक लेट्स से इफ यू वांट टू डू योर ओन एक्सपेरिमेंट और इफ यू वांट टू हैव योर ओन सेटअप और लैब और केमिकल्स और समथिंग, तो ये आपका फ्रीडम है कि आप इजीली चूज कर सकते हो। बट इन इंडिया इट्स अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो आप ओके इट्स अ हायरार्कियल सिस्टम इन इंडिया, जहाँ पे अगर आप एक पीएचडी हो तो आपके ऊपर एक पोस्टडॉक होगा, पोस्टडॉक के ऊपर एक असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसके ऊपर प्रोफेसर होगा या रिसर्चर होगा, देन इट्स लाइक अ होल हायरार्की। तो ओके आपका इंडिपेंडेंस वहाँ पे कम हो जाता है, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ पीपल टू डू योर ओन रिसर्च। बट ओके यूट्यूब में इट्स लाइक इफ यू वांट समथिंग फॉर योर रिसर्च यू शुड हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर दैट एंड देन यू आर गुड टू गो विद। दूसरा है लॉजिस्टिक सप्लाईज। जैसे इंडिया में अगर आप एक चीज ऑर्डर करते हो इट टेक्स टाइम, बिकॉज वो आपके चैनल के थ्रू जाता है, पीपल हैव टू अप्रूव इट एंड देन दे हैव टू पे इट एंड यू गेट इट। बट यहाँ पे ऐसा है कि यू फर्स्ट यू ऑर्डर इट, देन दे विल डिलीवर इट, यू डू योर रिसर्च, पेमेंट थिंग्स कम्स लेटर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें बहुत फास्ट है ओके कंपेरेटिवली। ओके ओके हाँ, तो इट्स लाइक दोनों के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो दिस वर द एडवांटेजेस यूरोप में। तो आपको पर्सनली कौन सा लाइफस्टाइल पसंद है, इंडियन लाइफस्टाइल या यूरोपियन लाइफस्टाइल? इट्स क्वाइट मींस ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, फिर भी एज ए फ्रेंड, मतलब कैसा होता है ना, जैसे बचपन में बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है, हम लोग एक परसेप्शन है कि नहीं फॉरेन मतलब हॉलीवुड दुनिया, हम्म, जो मतलब टीवी में दिखाया गया, जो सीरीज में दिखाया गया है, तो लोग फैसिनेटेड होते हैं, हम्म, राइट? मतलब सपोज इंडियन मूवी इंडिया में शूट होता है तो लोग ज्यादा नहीं देखते, लेकिन इसलिए बॉलीवुड स्टार्स आते हैं फॉरेन में शूट करने के लिए, हम्म। जैसे मूवी। और हॉलीवुड जो होता है कंप्लीट उनके सिटी को दिखाना होता है। तो वो जो होता है, तो उसमें आपको कौन सा लाइफ पसंद होता है, आपका पर्सनल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से? मतलब ये रिलेटिव हो गया, मतलब आपको क्या पसंद आता है। सो फॉर मी राइट। इट्स वेरी डिफरेंट। आई लाइक इंडियन सिटीज। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, दिस वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, विच इज कंपेरेबल टू लाइक यहाँ पे यूरोपियन में बहुत सारी सिटी से बहुत अच्छा है चंडीगढ़। सो इट्स रिलेटिव कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे यहाँ पे आप मोस्टली आप यूरोप बोलोगे इट्स क्लीनर वर्जन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे आपका क्लीनर है, पॉपुलेशन कम है, इट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड या एंड यू हैव लॉट ऑफ सिक्योरिटीज हियर, लाइक आपको जॉब सिक्योरिटी है, यू हैव फूड सिक्योरिटी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं यहाँ पे बिकॉज दे हैव लेस पॉपुलेशन यहाँ। बट इंडिया ओके में यही है कि व्हेन इट कम्स अबाउट पॉपुलेशन तो देन इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। बट पर्सनली अगर मैं लाइक आई वांट टू गो बैक टू इंडिया, that's my personal opinion. So because it has other advantages, my family is there, my parents are there, so I want to return back to India. But I came outside just to finish my PhDs and for a better career perspective. But यही है कि at this point I can choose कि हाँ कौन सा better है कौन सा better नहीं। In India also things have changed in last 10 years when I moved out. So it's getting better and better day by day. So if you have to do something and if you have to develop something, you should always do it in a developing country, not in a developed country. So राइट 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 it's already a developed country. So
you don't have that much opportunity to, you know, have more innovations in Yes, terms yes, of yes, yes. starting something. If you have to start something, I think the better market you get it in India. You have Yes. more prospects there. Because in India there is lots of problems. So if you find the solution, maybe you can innovate something. Exactly. Yes. True. So तो in जो that case, एजुकेशन सिस्टम में आप जैसे कि ऐसे भी अब सारे लोग बोल जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मतलब प्राइवेट मतलब बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड, हम्म, मतलब मैक्सिमम जो होते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं इंडियन एजुकेशन मतलब अभी आईआईटी आईआईएम है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स, हम्म, तो उनको तो सबको तो नहीं मिल रहा है ना, जो पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, तो इन और उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो बेसिकली क्या है, मतलब दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आई विल, बिकॉज मैंने यूरोप में भी पढ़ा हूँ, मैं यूएस में भी पढ़ा हूँ एंड मैं इंडिया में भी पढ़ा हूँ। हम्म, तो अगर मैं थियोरेटिकल नॉलेज बताऊं, तो आई थिंक वी आर लीडिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया यस, का एजुकेशनल सिस्टम इज आपको कोर एंड बेसिक्स बहुत स्ट्रांग बना देता है वो। अगर ओके, आप एक यूरोपियन के साथ कंपेयर करोगे तो मतलब यू आर इन वेरी, मतलब आप उनके बहुत एडवांस स्टेज पे हो उनके साथ, उनके लेवल पे अगर आप ओके। कंपेयर करोगे तो इन टर्म्स ऑफ मतलब थियोरी। हमारा स्कूलिंग की बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो हाँ, बेस होता है हमारा स्कूलिंग होता है 12th तक। हाँ, एग्जैक्टली। तो स्कूलिंग जो है वो इंडिया में बहुत अच्छा है। इट्स हम्म, लाइक बिकॉज आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी हम्म, स्कूल। सो वहाँ पे यू विल हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटी, लाइक डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, एंड सब जगह से लोग आते हैं। ओके, So thing is like the basic education you get in India is very good in terms of theoretical things. But the problem is कि वो practical knowledge हम लोग का बहुत कम है। तो यूरोप में क्या होता है और यूएस में क्या होता है कि वो लोग प्रैक्टिकल अप्रोच को ज्यादा फॉलो करते हैं रादर देन थियोरेटिकल वे में। तो इनके हिसाब से इफ यू आस्क देम समथिंग, सो अगर इनको कोई चीज नहीं पता तो दे विल से नो, मुझे नहीं पता ये चीज। एंड जो चीज इनको राइट, पता है उनको बहुत अच्छे से पता है। सो दे आर मास्टर ऑफ वन थिंग। बट यस, यस, इंडिया में क्या है कि वी नो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हमें हर एक चीज का सब कुछ पता है, बट वी आर मास्टर ऑफ नन। ठीक है, ओके, वो डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप थियोरेटिकल एजुकेशन के हिसाब से बोलोगे देन आई वुड चूज इंडिया, कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आप बात कर सकते हो लॉट ऑफ चीज़ों के ऊपर, एंड देन यू कैन गाइड पीपल। बट यूरोप में सिस्टम क्या है कि उनका जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, बट जिस पे नॉलेज है उस पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है उनका। ठीक है, तो तो वहां पे तो एडवांटेजेस का क्या है? मतलब हमें मास्टर ऑफ नथिंग में जाना चाहिए ना मास्टर ऑफ वन थिंग में जाना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन यू एंड आपका किस फील्ड पे आप काम कर रहे हो। अगर आज ओके, के आप अगर आज के टाइम पे देखोगे तो पीपल वांट, जो बड़े बड़े कंपनी दे वांट एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ओके, एक्सपर्ट्स के लिए आपको एक फील्ड में ही आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, एंड आपको वो चीज़ सब अच्छे से आना चाहिए। सी लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ गूगल एंड एप्पल, तो उनका नया पॉलिसी इज यू डोंट नीड अ डिग्री टू गेट अ जॉब इन गूगल एंड एप्पल, यू जस्ट नीड टू नो कोडिंग। कोडिंग यस, आप 10 साल की उम्र में भी सीख सकते हो, 15 में भी सीख सकते हो, 60 एज में भी सीख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कैपेबिलिटी। उसके लिए आपको फिजिक्स मैथ्स पढ़ाई होना चाहिए, दैट डजंट मैटर। आप बायो के स्टूडेंट हो देन ऑल्सो यू कैन डू अ कोडिंग। ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि दे हैव अ टास्क, इफ यू कैन फिनिश द टास्क इन टाइम दे विल हायर यू। और एल्स आपके पास सारे डिग्रीज है बट स्टिल यू कैन परफॉर्म वेल, दे विल नॉट हायर यू। सो इट राइट, डिपेंड्स आप किस सिनेरियो में आप देख रहे हो उस चीज को और किस जगह पे आप बात कर रहे हो इन सब चीजों का। ठीक है, तो अगर आपको, बट स्टिल आई वुड से कि अगर आपको कहीं टीचिंग जॉब में जाना है, आपको अगर पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको, देन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गुड। इट देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ऐसे नहीं बोलो कि नहीं है वहाँ पे, but still I would give higher marks to Indian education system in terms of theoretical knowledge. And again, and in terms of practical knowledge and life experiences, I think European system is better than Indian system in terms of अगर आपको practical experience चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को यहाँ पे कारपेंट्री सीखना है, तो उनको स्टूडेंट बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छा ऐसे कारपेंट्री होता है। हम लोगों ने ओके, पढ़ा हुआ है कि पुलिस स्टेशन ऐसा दिखता है, थियोरिटिकल पढ़ा है, ऐसा देखता है, हम लोग टीवी में देखा है। यहाँ पे हर एक बच्चे को वो लोग मतलब एक बार पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि ऐसा दिखता है रियल में, पुलिस ऐसा होता है, ऐसा काम करता है। सो दे हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो राइट, आप ये भी देखोगे साइकोलॉजी के टर्म में कि आपका ब्रेन जो भी चीज देखता है वो ज्यादा दिन के लिए प्रोसेस करता है रादर देन व्हाट यू रीड। यू फॉरगेट राइट, राइट, टाइम्स के जो आप पढ़ रहे हो, बट अगर आप उस चीज को इनिशियली एक्सपीरियंस करते हो और आपके माइंड में वो इमेज है, देन इट टेक्स स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, ओके, तो मतलब अगर आप कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है देन इट इट हैज मोर एडवांटेज वैल्यू।
बट अगेन इट शुड बी बैलेंस. इंडिया में ये है कि वी आर मोर इनटू मोर थ्योरी, बट अगर हम उसको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में बैलेंस कर पाए देन वी लाइक वी आर द बेस्ट इन दैट. यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली. इससे मतलब और एक चीज मेरे दिमाग में पॉपअप कर रहा है. जैसे इंडियन एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो तो बेसिक्स के बारे में तो वो दैट्स राइट, लेकिन हायर एजुकेशन में इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है. मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग चेक करेंगे, बिल्कुल. मतलब वर्ल्ड वाइड, टेक्नोलॉजी की तरफ से हो या बिजनेस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब इतना हम आगे नहीं है. टॉप 100 में नहीं आ पा रहे हैं. हम्म, टॉप 200 में दो आईआईटी है. टॉप 200 में बिल्कुल. मे बी आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मुंबई, नो, वो आईआईटी हमेशा मद्रास, रहते हैं. आईआईटी मुंबई है से कुछ. हाँ हाँ, मतलब वो मतलब दोनों रहते हैं टॉप 200 में. हाँ, रिमेनिंग 22, मतलब अभी इंडिया में 23 आईआईटी फंक्शंस कर रहे हाँ, हैं. बिल्कुल. रिमेनिंग 21 आईआईटीज का टॉप 200 के अंदर रैंकिंग नहीं है. हम्म, जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्कूल्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्योंकि जो उनका जो रैंकिंग होता है वो हायर एजुकेशन बेसिस में वो शायद रैंक करते हैं. बिल्कुल. उनका रिसर्च, उनका इनोवेशन, इसीलिए आर एंड डी का मतलब यूरोप को ज्यादा बोला जाता है इनोवेशन, बिल्कुल. इसलिए बोला. तो उसमें अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, हम्म, जो डेटा बोल रहा है, लेकिन पहले से वो नहीं था. बिल्कुल. लेकिन आप तो आईआईटी के स्टूडेंट के साथ भी काम किए हो. हम्म, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मेमोरी का स्ट्रक्चर है, जब आप काम करते हैं वहां पे, आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? मतलब एक आईआईटियन और एक यूरोपियन स्टूडेंट्स, दोनों का एक प्लेटफॉर्म में, मतलब ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर उसको आभ्रे तरीके से हम सॉल्व करेंगे. हाँ. तो कैसा रहता है उसका जो एक्सपीरियंस आप किए हो? ओके, मेरे दोनों स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे आईआईटी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं और मेरे पास यहाँ पे यूरोपियन स्टूडेंट्स भी रहे हैं. तो अगर मैं उनको एज ए सुपरवाइजर के हिसाब से देखूं तो उनका जो बेसिक्स एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंडियन से बहुत अच्छा है इंडिया में. ओके बट ओके. मेरी प्रॉब्लम है कि उनके पास स्कोप नहीं है वहाँ पे. तो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर रिसर्च इक्विपमेंट्स नहीं मिलता है, प्रॉपर उनको ओके एक्सपोजर नहीं मिलता है. एंड वहाँ पे लैगिंग रहता है, बहुत सारे सिस्टम्स में बहुत सारे लैगिंग्स है. तो जैसे अगर वो ओके. काम कोई एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं, स्टिल दे हैव टू वेट 2 और 3 मंथ. जो मैंने आपको बताया केमिकल सप्लाईज नहीं आता रिसर्च के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनको पीछे करता है. अगर आप देखोगे वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में भी जो अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, और वो देखो वो सेम इंडियंस है जो वहां से निकल के इस यूनिवर्सिटीज में आके एक्सेल कर रहे हैं. राइट राइट. तो बिकॉज यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिसर्च ग्रांट्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल है. और इंडिया में एक और चीज क्या है ना कि आप हर काम खुद से करते हो. सो यू नो लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी. जैसे यूरोप में क्या है कि यहाँ पे टेक्नीशियंस है. तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो अगर आपको एक प्रोडक्टिविटी, अगर आपको 1 साल लगता है टाइम एक चीज करने में, और सेम चीज अगर आप इंडिया में रिप्लिकेट करते हो तो इट विल टेक 2 to 3 years. उसका रीजन क्या है कि इंडिया में सब काम आप खुद से कर रहे हो, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बाय बाय द फ्लो. बट यूरोप में क्या है कि एट पर्टिकुलर स्टेज देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू. तो तुम्हारा काम ये है कि यू जस्ट प्रिपेयर सैंपल्स, यू गिव इट टू अ टेक्नीशियन, वो आपके लिए एनालिसिस करके वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आपको रिपोर्ट दे देगा. देन यू इंटरफेयर द रिजल्ट्स, मतलब आप उसको इंटरप्रेट करो क्या आपका रिजल्ट आया. इंडिया में क्या है कि आप खुद से सैंपल प्रिपेयर करोगे, खुद से मेजर करोगे, खुद से रीडिंग लोगे एंड खुद से ही आप उसको इंटरप्रेट करोगे. इट टेक्स टाइम. तो यस. प्रोसेस में आप सीखते हो बहुत ज्यादा चीजें, बट लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग. तो अभी अगर आपको अगर वर्ल्ड के पेस के साथ मैच करना है, रिसर्च आउटपुट देखना है, तो देन आपको, अब देखो जैसे हर एक साल एवरी ईयर यू गेट दिस आउटपुट, राइट, ये यू गेट दिस रैंकिंग्स. तो अब मान के चलो 1 साल है तो इम्प्रूव द रैंकिंग. तो 1 साल में ये रैंकिंग जो होता है आपका रिसर्च आउटपुट, इनोवेशन आउटपुट, कितने नंबर ऑफ पेटेंट जनरेटेड, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड, इन सब के ऊपर होता है. तो अगर आपका रिसर्च ही इंडिया में 3 साल लग रहा है, आप 4 साल में एक पेपर पब्लिश करो अच्छा वाला, और सेम चीज अगर आप यूरोप में 1 साल में पब्लिश करो, तो ऑब्वियसली यूरोपियन रैंकिंग ज्यादा बढ़ेगा. राइट राइट. राइट राइट राइट. तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है. बट अगर आप मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और इन सब में देखोगे, तो आईआईटियंस आर बेटर ऑब्वियसली. बट यही है मतलब कि इंडियन ब्रेन बहुत, मतलब फ्रूटफुल और बहुत, मतलब कम, जैसे बोलते हैं चैलेंजिंग है, लेकिन हाँ, हमें प्लेटफॉर्म नहीं है. हाँ, आप देखो ना अभी वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में 5 राइट राइट. ऐसी तो इंडिया नहीं है. तो इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि फ्यूचर सुपर पावर इंडिया होने वाला है. लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि इंडियन सारा कंट्री में जाकर राज कर रहे हैं, तो उसको राज नहीं बोल सकते, मतलब टॉप पोजीशन में है. हाँ, तो इसमें एक बुरा बात क्या है ना, मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है इंडिया में, उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगा. उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो भी आगे जा सकते हैं और इंडिया को आगे भी ले सकते हैं. बिल्कुल, ये एक बिल्कुल, पॉइंट है. लेकिन और एक भी चीज यहाँ पे आता है कि सपोज किसी को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, जैसे आप एक एग्जाम्पल हो, लेकिन आपके अभी तो सब कुछ ग्लोबल मार्केट है. बिल्कुल.
तो अभी ऐसा नहीं आप इंडिया में मतलब बाहर नहीं जा सकते हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन आपके पास टैलेंट है, तो आप बाहर जाके भी बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप एक्सक्यूज नहीं दोगे, नहीं मुझे नहीं मिला, उनको नहीं मिला, वो सब कुछ डिफरेंट पार्ट है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको करना है तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इंडिया में नहीं तो बाहर किसी ने मिल जाएगा। और आपको ऐसा चेंज करना है फिर इंडिया को, तो फिर बाहर से पढ़ाई करके फिर इंडिया पे आके आपका जो जितना भी नॉलेज है उसको शेयर करो। जैसे बिल्कुल। आप बोले कि दैट इज व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब आपका जो नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी है वो आपका, यू शुड बी ऑलवेज ओपन मेरे हिसाब से। यस। ठीक है, यस। आपको यू शुड ऑलवेज शेयर योर नॉलेज एंड अगर आप शेयर करते हो तो आपको बढ़ेगा ही नॉलेज। इट इज, इफ यू टॉक ऑब्वियसली मच, ऑब्वियसली। अगर आप किसी से बात करते हो एटलीस्ट यू शुड टेक द पॉजिटिव थिंग्स कि अच्छा आप बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। इफ समबडी इज क्रिटिसाइजिंग यू देन यू शुड टेक अ पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ दैट क्रिटिसिज्म कि अच्छा वो यस। क्यों बोल रहे हैं। तो देयर इज सम पॉइंट कि देयर मे बी अ वैलिड पॉइंट, देयर मे बी इनवैलिड पॉइंट, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पिक द वैलिड पॉइंट्स एंड जितना भी आपका मतलब पॉजिटिविटी है कैन टेक फ्रॉम दोस कन्वर्सेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हाँ, अगर इंडिया में आपको एक्सपोजर मिल पा रहा है एंड अगर आप बाहर एक अच्छा काम करके आप वापस इंडिया जा रहे हो, so that is one of the best thing, that is how India can improve. And यस। अगर आप बाहर ही यूज करके अपना, then you are settling at बाहर, I'm not like supporting any of the groups, it's just my point of view कि if you are staying outside for a longer time you are not contributing to your own country. ठीक है, यस। 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 you come out, you get very good education, you get exposure and you try to implement that same thing when you go back to India. You should not be यस। यस। again back to the same people जो पहले से चला आ रहा है, then you are also the part of the system. You should हाँ always मतलब ऐसे try बोलना to, है तो मतलब पहले से हम मतलब 200 साल से सुन रहे हैं। हाँ हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं, और अभी सुनने का टाइम है कि है, हाँ इंडिया में बहुत कुछ है। हाँ। तो now things have शायद। changed, वही बोल रहा हूँ ना, last 10 years में, because when we started this company in 2016 17, तो but we started working on the company in 2016, ठीक है, तो तब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था इंडिया में इतना, बहुत यस। कम लोग, मतलब ठीक है पीपल वेयर एंटरप्रेन्योर्स, दे वर देयर, बट ये जो स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, तो पीपल नो अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम। अभी लास्ट 2 साल में अभी ये लाइक शार्क टैंक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इसके वजह से मतलब यस। यस। एवरीवन नोज कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है एंड हाउ टू जनरेट मनी, व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज डिविडेंड, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, व्हाट आर एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, पीपल नो। तो यही सेम चीज 10 साल पहले बहुत मिसिंग था, मतलब लोगों को ये सब टर्म्स भी नहीं पता थे। ठीक है, तो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज पीपल आर मूविंग बैक टू इंडिया। ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव वे में वो है कि लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग बैक टू इंडिया। अभी जैसे अब आईआईटीज में पहले लोग बाहर आते थे, जैसे आईआईटीज प्रोफेसर वेर लेस पेड, तो जो अभी आईआईटियंस होते थे दे गेट एमएनसी जॉब आउटसाइड एंड दे यूज्ड टू सेटल आउटसाइड। बट नाउ पीपल इन इंडिया आल्सो द जॉब लाइक द salaries are very competent in government sector. So that's a very good initiative by government of India, like to increase the salary, then people are going back because maybe you can earn more in India nowadays rather than यस। less in Europe or a lot of European countries. I'm not talking यस। about Sweden, but like other like Southern European countries or Eastern European countries. So you still have a very better way of living, better lifestyle in India, and in terms of a very competitive salary also. So things are changing and it will जैसे कि change. 2009 2010 में जैसे कि इंजीनियरिंग एक ट्रेंड था कि हाँ सारे बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ना है। हाँ, अभी ऐसे एक ट्रेंड आया है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिल्कुल बच्चे बहुत पैशनेट है बिजनेस को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के। वो कुछ आगे चेंज होगा। और उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और जो अभी वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है सबका नजर भी इंडिया के ऊपर भी है। बिल्कुल मतलब एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो भी ज्यादा आ रहा है इंडिया को। मतलब बिल्कुल। क्योंकि इंडिया में एक अच्छा मार्केट है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है और बहुत ज्यादा चेंज भी हो सकता है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंडिया को आ रहा है। हाँ, क्योंकि इंडिया का जो अभी कॉन्सेप्ट जो चेंज किया इन लोगों ने वो बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि इन लोगों ने अभी बोला मेक इन इंडिया। अगर कोई यस। कंपनी को इंडिया में पैसे बनाना है तो देन दे नीड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फर्स्ट कंडीशन, यस। एंड देन दे यस। नीड टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। तो मैं यस। एग्जांपल देता हूँ बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दिस मेक इन इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी। तो जहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया था कि दे विल हैव दिस आइकिया ओपन इन इंडिया। सो आइकिया हैज अ ओके। प्लान ऑफ मेकिंग 25 stores in India, so which ओके। will be a largest store in any country apart from Sweden, because ओके। it's a huge company. And ओके। then Volvo is a brand in India. मतलब कोई बोलता है यस। मैं जा रहा हूँ Volvo बस में जा रहा हूँ, that's a luxury brand.
तो अब यस। क्या हो रहा है, वोल्वो ने क्या किया, उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शायद बस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, आई थिंक इट्स शिफ्टेड समवेयर टू कर्नाटका, समवेयर इन मैसूर, बैंगलोर के पास कहीं पे डाला. सो हम्म। दे हैव, लाइक अगर आपको इन्वेस्ट इंडिया में बिजनेस करना है, देन इट हैज टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया. ठीक मतलब पहले वो नहीं था, पहले सिर्फ आप है. सेल करते थे। पहले वो क्या बोलते यहाँ से बनाते थे एंड दे डू एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड देन वो सेल करते थे, दे मेक प्रॉफिट. बट इंडिया का उसमें प्रॉफिट नहीं होता था, इंडिया ओनली वाज गेटिंग टैक्सेस. बट ओके। अभी अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं वहाँ पे, तो देन पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड. फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर गेटिंग यस यस। रेवेन्यू, एंड उसके बाद कॉस्ट भी कम हो गया, क्योंकि इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. सो द सेलिंग प्राइस कम है, लेकिन का प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा जितना वो करते थे पहले, राइट। टैक्स ज्यादा देते थे. बट अभी वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू इंडियन गवर्नमेंट. तो देन ओके। it is advantaging, it's both advantages for both, like the company as well as the हाँ। people in यस India. So that's a यस very nice move by government of India now. It's made in India or make in India, जो भी concept यस है. यस। तो आप मतलब उस प्रोजेक्ट को ऐसा मेक इन इंडिया, मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते क्या मेक इन इंडिया नारा भी दे रहे हैं, लेकिन उसका जो मतलब जो एंड मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि उसमें बहुत सारा पॉलिसी चेंज हुआ है। बिल्कुल. मे भी बहुत सारा प्रोजेक्ट को अपनाया जिसमें मतलब अभी उसका मतलब प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मे बी आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स वी कैन हाँ सी। बिल्कुल. सी, कोई भी चीज का प्रॉफिट अगर आप बिजनेस में भी देख रहे हो ना, तो एक इसका फेज होता है एक्चुअली. तो जैसे हम लोग के बायोलॉजी के उनमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज होता है, तो सेम ऐसे ही आपके मार्केट में भी फेजेस होते हैं. तो फर्स्ट इज यू नोट, आपको पहले ईयर में कभी प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको पहले आप नेगेटिव से स्टार्ट करोगे, देन यू विल कम टू अ स्टेशनरी फेज जब आप जीरो पे आ गए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हो गया. आफ्टर सर्टेन ईयर्स फर्स्ट यू हैव मार्केट डाटा, आप पहले मार्केट को कैप्चर करोगे, यू हैव डाटा, देन यू स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिट आफ्टर 3-4 ईयर्स. अगर आप एग्जाम्पल लो, आपने रिलायंस जियो का देखा होगा, उसने क्या किया, पहले सबको फ्री में सिम बांटा, लाइक यू कैन यूज इट फॉर 1 ईयर, बट ही यस इन्वेस्टेड, उसका तो पैसा तो उसमें तो लग ही रहा था. बट यस। उसके बाद इतना कस्टमर एक्विजिशन हो गया कि अगर वो बाद में एक एक, लाइक इफ दे सेल इट फॉर 1 रुपीज ऑल्सो, दे हैव सो मच कस्टमर, दे विल जनरेट लॉट ऑफ, दे कैन जस्ट गेट बैक ऑल द मनी विद इन 1 ईयर, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया. 1 ईयर के बाद उनका प्रॉफिट ग्रोथ को मैच नहीं कर पाएगा, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कस्टमर बेस. एंड सेम थिंग फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो. अगर आप अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इट विल टेक सर्टेन ईयर्स टू गेट प्रॉफिट. ठीक है, तो यस पहले यस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रहा, उसको आप न्यूट्रलाइज करोगे, जीरो पे लेके आओगे, देन यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट. इट टेक्स सर्टेन ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यू हैव. सो ओके, तो जैसे कि अभी तो आपसे बहुत कुछ मेरा सवाल है, बहुत कुछ पूछने का सवाल है, लेकिन आपसे बहुत कुछ डिस्कस भी करना है क्योंकि आप खुद ही है बुक हो, तो नहीं. आपको पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। तो आपसे जितना मतलब आपके बुक से अंदर जितना नॉलेज है उसको निकाल के ऑडियंस तक पहुंचाना वो भी बहुत टाइम टेकिंग है। इसलिए मैं ये जो बुक्स मेरे सामने आप अभी हो, मैं उस बुक्स को पैराग्राफ वाइज पढ़ना चाहूंगा, जैसे एक एक पॉडकास्ट अभी चाहूंगा फ्यूचर में आपके साथ, आप फ्री होंगे तो और भी कुछ टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ऑलवेज. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड दैट मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और बीइंग ए उड़िया मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, आई कांट एक्सप्रेस थ्रू इट वर्ड्स। एंड और एंड में आप क्या बोलना चाहोगे कुछ स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स है स्टडी अब्रोड को लेकर के, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हाँ बिल्कुल, लाइक ऑलवेज बी मोटिवेटेड. ठीक है, एंड कीप अप्लाइंग. तो ओनली वन सक्सेस कि आप अप्लाई करो, यू शुड वर्क हार्ड एंड यू शुड वर्क स्मार्ट ऑल्सो. जस्ट वर्क हार्ड इज नॉट इनफ, स्मार्ट वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अप्लाई करते रहो, लाइक यू शुड अप्लाई फॉर ऑल द पोजिशन वॉट एवर यू गेट, एंड इफ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, just take the positivity out of that rejection and then just keep applying more, so you will get success. So that's the only thing, like you cannot skip hard work, but just hard work will not give you everything, so you need to work smart as well. हैं। So, and always keep your motivation high. थैंक यू, इट वाज रियली अ pleasure meeting you and it was really a pleasure talking to you. Exactly. थैंक यू एंड होप हम आगे और भी कुछ टॉपिक को लेकर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, कहाँ से आप ले सकते हो, हाउ टू यस। अप्लाई, लाइक नाउ वी हैड अ ओवरऑल डिस्कशन ना, तो in future we can schedule something, like we can share like how to स्पेसिफिक apply. या We सम can. यूनिवर्सिटीज या सम स्कॉलरशिप, सम फेलोशिप ग्रांट्स, हम बिल्कुल. थोड़ा उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब वो जो डिस्कशन होगा दोनों हम डिसाइड कर सकते हैं, इट्स रैंडम डिस्कशन अभी हुआ है। तो उसके ऊपर आप कुछ टॉपिक दे सकते हैं जिसके ऊपर आप कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे पॉडकास्ट में, बिल्कुल. सो ऐसा भी कर सकते हैं।
जो कि व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अभी एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रहा है। बिल्कुल। पहले क्या हो रहा था, सोशल मीडिया को लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे। हम्म। अभी लेकिन सोशल मीडिया में आपको बहुत सारा एजुकेशन मिल रहा है। हाँ, यू गेट लॉट ऑफ नॉलेज। तो आप अगर कोई भी या चैनल को लाइक, अगर उसमें आपको कुछ भी अपने लिए फायदे का लग रहा है तो देन यू विल डेफिनेटली गो एंड हैव अ लुक इनटू द चैनल, और आप उसको देखोगे एंड यू विल सब्सक्राइब यस एंड यू विल जस्ट वॉच द चैनल. So it's not only about like just creating content, but it should be beneficial to people also, which you are doing is यस one of the good, like one of the best way to create and transfer the knowledge, which I will say. यस The knowledge transfer is very important, so we just keep doing this. And आप लोग आपके सपोर्ट रहेगा तो इस तरह से ऑडियंस का सपोर्ट होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें जो चीजें मैं थोड़ा क्या हूँ ना, मुझे पढ़ने का, मुझे रीडिंग वगैरह मेरा पर्सनल मुझे पसंद उतना नहीं है। तो मुझे इंटरेक्शन पसंद है, कम्युनिकेशन करना पसंद है। तो उसमें क्या होता है, मैं जितना आप नॉलेज आपसे मैं लिया हूँ, इस नॉलेज को आप पाने के लिए आप कितने साल मेहनत की हो। exactly, राइट। it's a process. It's like 8-10 years, 10 years. यस, तो अभी सपोज कोई ऑडियंस उसको देख रहे हैं, तो ये जो कुछ कुछ वर्ड आप यूज किए हैं, कुछ कुछ जो पैटर्न बारे आप बोले हैं, और बायोलॉजी कुछ कुछ स्कॉलरशिप फेलोशिप के बारे में मिले हैं, मतलब वो खुद करेंगे उस चीज को, तो उस वर्ड को जानने के लिए भी उनको बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो वही होता है इंडियन और यूरोपियन के बीच में जो गैप होता है, हम्म। वो आपको रेडीमेड दे देंगे। इंडिया में आपको बहुत सारा मतलब इधर उधर मानना होगा, फिर आपको चलेगा हाँ यहाँ पे होल करना है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो जो गैप को हम फिलअप कर सकते हैं, इसलिए जो प्लेटफॉर्म अभी मतलब मेरा जो कोशिश है, जितने इंडियन alumni विदेश में आप सबके साथ में कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करूं, जैसे ऑडियंस को जो चाहिए वो स्पेसिफिक उनको यहाँ पे मिल जाए, उनको ज्यादा मतलब खुलता मतलब ज्यादा उस मतलब उनको घुमा फिरा के चीजें नहीं मिले, डायरेक्ट बिल्कुल। उनको मिले। इसमें उनको टाइम भी सेव होगा, उनको मोटिवेशन हमेशा के लिए भी रहेगा। तो लेट्स सी आगे कितना होता है। जस्ट आई हैव स्टार्टेड। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड ओके, या कीप इन टच। एंड एनीथिंग लाइक, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स और एनीथिंग, आई एम ऑलवेज रेडी. So I can share my email ID. या आई विल Then शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। yeah, जैसे आपने जो वेबसाइट बोले हैं, आप थोड़ा मुझे पर्सनल सेंड कर देंगे उनका लिंक। आई विल शेयर योर ईमेल आईडी एंड द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो जिसको भी जो चाहिए आप डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपके अंडर में कुछ पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं मे बी फ्यूचर में, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, डेफिनेटली. इसमें मेरा छोटा सा एक रोल है, थोड़ा सा सिर्फ मतलब आज मीडिएटर में शेयर कर रहा कोई नहीं, कोई नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो सब कुछ हो जाएगा, एंड देन आई विल शेयर एंड विल बी इन टच. सो हूँ। ओके, थैंक यू। perfect, thank you so much. Bye. बाय।